तो थैलाओं में और उन्हें लाल कपड़ों में बांध करके, हमारी ये परंपरा थी प्राचीन, वो रखी हुई थी। एक दिन राजा जो है वहां ऐसे घूमने के लिए निकले। उन्होंने पूछा लेखपाल को, ये कैसे, यहाँ क्या स्थिति है? वो सब ग्रंथों को रखने के लिए अलमारी नहीं है, इसलिए हमने जो है इनको पोटलियों में बांध के रखा हुआ है, नीचे पड़े। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हमारे जो जो कोषागार है वहां पे जो हमारा जो जेवरात रखे हुए हैं, जो हमारा सोना जवाहरात रखे, उस सब को निकाल के ऐसे इन बाहर रखो, और इन अलमारियों को ले आओ, उनमें इन पांडुलिपियों को रखो। सयाजीराव द्वितीय ने। तो ये उनका मतलब, हमारे आचार्य, हमारे जो पूर्वजों का उस ग्रंथों के प्रति कितना स्नेह था, ये हमें पता चलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे संयोग बने। जी, तो हमारी जो है ये मोडी लिपि पर हम आते हैं। और जी, नागरी, तो ये जो है नागरी लिपि जो है लगभग वही शारदा के बिल्कुल पास में ही आ जाती है। 9वीं शताब्दी से हमको नागरी लिपि में लिखे हुए बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, और जो है शिलालेख भी मिलते हैं। 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख मुझे देखने को मिला था, 1037 का। अभी वो जो है लंदन में है। संयोग से उसका जो है एक कॉपी मेरे हाथ लगा था, और कि इसमें क्या लिखा है ऐसा जानने के लिए मुझे कहीं से आया था, और मैं उसको जो है थोड़ा पढ़ा में, और फिर उसको ढूंढा, उसका थोड़ा उल्लेख ढूंढने का कोशिश किया। आखिरकार ये है था कहाँ का, क्योंकि नागरी लिपि है ये, वहां तो लंदन की तो है नहीं। तो उस एक ग्रंथ में उसका मुझे फोटो मिल गया, और उल्लेख भी मिला कि ये जो है 9वीं, उसमें 10वीं शताब्दी, 12वीं 13वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी तक ये जो है अलवर में था, राजस्थान के अलवर में था। बाद में वो जो है वहां विदेश चला गया। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो गए हैं। जी, ग्रंथ फिर आपके उधर जो है ग्रंथ लिपि जो है, इस ग्रंथ लिपि से और आपकी जो है दक्षिण भारत की जो है लिपियां निकलती हैं। और जी, हाँ हाँ, बहुत सारे मंदिरों में। और आप जो है आपके कात्रज पुणे में है, वहाँ एक जैन मंदिर है, वहां पे भी पूरी दीवारों पर जो है पूरे जैन आगमों को लिखा गया है, नागरी लिपि में लिखा गया। देखिए, नागरी लिपि के साथ में कुछ समय बाद, लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास एक और लिपि आती है, जैन नागरी। और जैन नागरी लिपि में भी अभी जैन नागरी और नागरी का इतना गहरा संबंध है कि लहिया खुद जो है गलती कर जाते हैं लिखते समय, आधे अक्षर वो नागरी लिपि के डाल देते हैं, आधे जैन नागरी के डाल देते हैं। तो जैन नागरी में बहुत सारा शास्त्र जो है साहित्य लिखा गया। और यहाँ मारू गुर्जर भाषा के जो ये ग्रंथ हैं, मध्यकालीन जो साहित्य इतिहास है, मध्यकालीन शास्त्र काल में जो लिखे गए, उनमें तो अवश्य ये मिक्स है, नागरी और जैन नागरी दोनों लिपियां जो है मिक्स रूप से वहां लिखी हुई है। ये 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास जैन नागरी लिपि जो है नागरी से ही बनाई गई, विशेष रूप से जो प्राकृत के पांडुलिपियों को, आगमों को लिखने के लिए। देवर्दी गढ़ी क्षमा श्रमण एक हुए उस समय जैन आचार्य, और बल्लवीपुर में, गुजरात, वहां बल्लवी विद्यापीठ भी हुआ करता था। जी, वहां बल्लवी वाचना का उल्लेख मिलता है। उस बल्लवी वाचना में इन जैन शास्त्रों को जो है लिपिबद्ध करने का निर्णय लिया गया। किस लिपि में लिखा जाए, तो नागरी लिपि से मिलती जुलती जो है एक और लिपि बनाई गई, जैन नागरी। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि वहां प्राकृत के शास्त्र लिखने थे, प्राकृत सम्मत कुछ बहुत सारे जो है कुछ संयुक्त अक्षर वहां अलग से बनाए गए। नागरी लिपि के भी बहुत सारे अक्षर लिए गए वहां, लेकिन बहुत कुछ संयुक्त अक्षर जो है नए बनाए गए, और वो जो है उसको जैन नागरी लिपि नाम दिया गया। जैसे आप देखेंगे वहां एक वो ओ है, ये नागरी में भी मिल जाता है, सही में है ये जो है, और जैन नागरी का ये अक्षर है ओ। और जो है आप अगर जैन मंदिरों में वगैरह हम जाएंगे तो ओम वहां ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे। और हमारे अगर वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसमें जो है आपका ओम या तो ऐसे होगा, या फिर कई बार ऐसे भी हो जाता है, ऐसे ओ लिख करके ऐसे भी, या फिर जो है पूरा ओ और मो करके हलंत कर देंगे, है ना। ये जो है पुराने में ये मिलेगा, क्योंकि आदि ये प्रारंभ शास्त्रों में जो है मंगलाचरण का परंपरा है। आदि मंगल, मध्य मंगल और अंतिम मंगल की जो है परंपरा है। ये कई बार हम मंगल से ही पहचान लेते हैं पांडुलिपि को कि ये किस परंपरा की होगी।
ये वैदिक परंपरा का ग्रंथ होगा, जैन परंपरा का ग्रंथ होगा, या अन्य परंपरा का ग्रंथ है। इन मंगल चिन्हों से भी हमको और भी बहुत सारे मंगल चिन्ह मिलते हैं, बताऊंगा आपको। तो यहाँ से भी हमको देखिए क्या होता है कि पांडुलिपियों में बहुत सारी पांडुलिपियां ऐसी होती हैं कि जिनमें संवत या उसका लेखन का कोई उल्लेख मिलता नहीं लिखते हैं। पहले के आचार्य अपने नाम के लिए काम नहीं करते थे, वो खाली उनको एक शास्त्र लिखना है, वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है, पूरा शास्त्र लिख करके दे देंगे, कहीं अपना नाम भी नहीं लिखेंगे कि ये मैंने लिखा है। रचना संबत भी कहीं कहीं लिखते, कहीं नहीं लिखते। जिन शास्त्रों में रचना संबत या जो लिपिकार का या उसके कर्ता का नाम नहीं पता चलता, अब लिपिकार और कर्ता मतलब लेखक और कर्ता, इन दोनों में अंतर है। अभी का लेखक जो है ऑथर है, लेकिन पहले का लेखक जो है वो जो है कर्ता था, स्क्राइबर था। इसको आप और स्पष्ट रूप से ऐसे समझ सकते हैं, गणेश लिखितम व्यास विरचितम, स्क्राइब जी। तो उसको आप गणेश लिखितम व्यास विरचितम में आप देख सकते हैं, व्यास जी वहां उस शास्त्र के ऑथर हैं और गणेश जी जो वहां लेखक हैं, लिपिकार हैं। सबसे प्राचीन हमारे जो है लिपिकार भगवान गणेश जी हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप बड़ा शास्त्र लिख रहा हूं, आप जो है इसमें हमारा गणेश जी को कहा कि आप लिखिए, इसको मेरे लैया बन जाइए। तो गणेश जी ने कहा मुझे आप क्यों लैया बना रहे हैं, और भी बहुत सारे लिपिक हैं, आप किसी को ले लीजिए, मेरे पास समय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप थोड़ा वो आशु लेखक थे, वो जल्दी लिख सकते थे। अन्य राइटर्स से गणेश जी जो है ज्यादा मतलब तीव्र लिख सकते थे। दो तो हाथ है उनके पास, तीसरा सूट भी है, वो तीनों जो है से लिख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने उनका उपयोग किया। अब वहां शर्त हो गई, गणेश जी ने कहा मेरे पास भाई समय नहीं है, आप आपको जो है बोलते जाइएगा, मैं लिखता जाऊंगा, बहुत सारे काम है। अब जो है व्यास जी को थोड़ा ये हुआ कि श्लोक की रचना करनी है, ऐसे कुछ सोच समझ करके करना पड़ेगा। तो उन्होंने वहां गणेश जी को कह दिया ठीक है, हम जो है नॉन स्टॉप बोलेंगे, बस यह है कि आप विचार के लिखिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको आप बस विचार कर लीजिएगा, हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो वहां से जो है वो उनको विचार, गणेश जी विचार करते थे, इतने में उनको नया श्लोक की रचना करने का समय मिल जाता था। ऐसा उल्लेख जी। तो ये ऐसे ऐसे उल्लेख मिलते हैं। अब इसमें कितना सही है क्या? हाँ, नागरी और देवनागरी लिपि में अंतर है। नागरी लिपि के जो अक्षर है ना, वो उनमें बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो देवनागरी से बिल्कुल मेल ही नहीं खाते। जैसे डबल जॉ, यहां लिखता हूं, दिख रहा है ना, ये जगह दिख रही है, ये डबल जॉ। जैसे आपको देवनागरी में लिखना है तो आप डबल जॉ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जी, लेकिन नागरी लिपि में ये डबल जॉ ऐसा होगा, ऐसा होगा, यहां जाकर के वो बिल्कुल अंतर हो जाता है। दूसरा, ये सर ने जो घा कहा, ये तो हमारा देवनागरी लिपि का घ है ना, लेकिन यही अक्षर नागरी लिपि में थोड़ा सा ऐसा है, बीच का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है, ये थ है। तो जो देवनागरी लिपि जानता है वो नागरी लिपि की पांडुलिपि पढ़ लेगा, वो बिल्कुल जो है संभव नहीं है। दूसरा, नागरी लिपि की जो मात्रा लेखन विधान है, वहां पे पड़ी मात्रा और पृष्ठ मात्रा का जो है प्रयोग हुआ है। अग्र मात्रा पृष्ठ मात्रा जिसे बोलते हैं, नागरी लिपि में अक्षरों में जो मात्रा लगाने का जो विधान है, वो अक्षर के या तो आगे होगा, क्योंकि वो ब्राह्मी लिपि का ही फॉलो किया है। जैसे के लिखना है, के लिखना है ऐसा, तो यहाँ क्या होगा, ये क और ये आगे एक ही मात्रा ऐसे लगेगी, अग्र मात्रा, ये के होगा। और यदि कु लिखना है, ऐसा कु लिखना है, तो ये आपका क और पृष्ठ मात्रा यहां लगेगी, कु। ये नागरी में, ओल्ड नागरी में है ना, देवनागरी में ऐसा है। तो अंतर तो बहुत है,
मात्राओं का अंतर है, अक्षरों की आकृतियों का अंतर है, संयुक्त अक्षरों का लेखन विधान का अंतर है। संयुक्त अक्षर नागरी लिपि में कई जगह ब्राह्मी लिपि का जो ऊपर से नीचे संयुक्त अक्षर लेखन की जो परंपरा है उसी को भी नागरी लिपि ने फॉलो किया है। बाद में देवनागरी में तो लेफ्ट टू राइट संयुक्त अक्षर लेखन की परंपरा आ गई। तो इस प्रकार से जो है लिपियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हैं। नहीं, पहले से लेफ्ट टू राइट ब्राह्मी के समय से। ब्राह्मी देखिए, ब्राह्मी के संयुक्त अक्षर तो नहीं, देवनागरी लिपि में तो संयुक्त अक्षर, नागरी लिपि में भी बाद में 17वीं 18वीं की शताब्दी के आसपास लेफ्ट टू राइट पर की लिखे हुए मिल जाते हैं संयुक्त अक्षर। ऊपर से नीचे का तो ये जो प्रारंभिक नागरी लिपि है आपकी लगभग 15वीं 14वीं शताब्दी तक आपको जो है अग्र मात्रा, पृष्ठ मात्रा या बड़ी पाई खड़ी पाई का प्रयोग मिलेगा और अक्षरों की जो है लेखन विधान भी जो है बहुत सारे ये ऊपर से नीचे लिखे हुए मिलेंगे। बाद में ये चेंज होता है। हाँ, वही इसीलिए तो ब्राह्मी को समस्त लिपियों की जननी कहा गया और ब्राह्मी से अन्य लिपियों ने कॉन्सेप्ट लिए। ग्रंथ लिपि में भी संयुक्त अक्षर ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं और देखिए विशेषता ये है दोनों ही अक्षर पूरे होंगे ग्रंथ लिपि में, ब्राह्मी लिपि में भी। अगर आपको डबल क लिखना है, ऐसा ये डबल क लिखना है, ऐसा लिखना है ना, तो नागरी लिपि में तो ये ऐसा होगा क और इसके नीचे क, या फिर और इससे और पुराना जाएंगे तो ऐसा होगा ये क और इस एक ऊपर वाला का आधा और नीचे वाला पूरा, नीचे वाला अक्षर ऊपर वाले को अक्षर को आधा कर देता है। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ आपको मिलेगा। और ऐसे ग्रंथ लिपि में भी जो है वो जो है ऊपर वाला अक्षर भी पूरा होगा, नीचे वाला भी अक्षर जो है पूरा लिखा हुआ होगा। जैसे उनको अगर डबल क लिखना है तो वो फिर यही, या फिर डबल प लिखना है, ग्रंथ लिपि में प ऐसा है, इतना ही लंबा है, तो वो दूसरा प भी ऐसे ही बनाएंगे और ये आपका डबल प हो गया। और इस प्रकार से ये इसका विधान है। सातवीं शताब्दी कह सकते हैं हम, छठी शताब्दी का भी कोई मिल सकता है, छठी शताब्दी से वेरिएशन है। मुझे समय बता दीजिएगा, यदि समय पूरा हुआ तो हम बाकी का। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। ओके जी। आज दरअसल जो है हम लोग ये अटेंडेंस लिंक तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया है हमने, जितने लोग ज्वाइन किए हैं, इसलिए अलग से हम अटेंडेंस लिंक आज नहीं भेज रहे हैं। आज हम लोग जो है कुछ असाइनमेंट भी नहीं देंगे क्योंकि पहला दिन है, और कल से हम जो है अटेंडेंस लिंक और असाइनमेंट कल से भेजेंगे। इसलिए आज जितने लोग प्रतिभागी जुड़े हुए हैं या उपस्थित हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोग हमेशा जुड़ते रहें। हमारा उद्देश्य है इन चीजों को आपको सिखाना। जी हाँ, क्वेश्चन लीजिए। ओके पार्टिसिपेंट्स, आप लोग जिसका क्वेश्चन है वो आके वीडियो में पूछ सकते हैं एक एक करके। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करके फिर आप उनको अनम्यूट कीजिए और वीडियो में आइए। डॉक्टर नेत्रा अस्ट्रो, डॉक्टर नेत्रा अस्ट्रो, yes, you can ask. In Karnataka, we saw in that temple some lipis. What is it? Brahmi lipi or something? What? कर्नाटका में कोई लिपि है वो ब्राह्मी है या कुछ और है, ऐसा क्वेश्चन है आपका? हाँ, वो देखने से थोड़ा पता चलेगा वहाँ किस पे लिखा हुआ है। और टेम्पल पे शासन पे लिखा होता है। अच्छा, वो तो हमें थोड़ा देखने से पता चलेगा, दरअसल मैंने देखा नहीं है। आप या तो उसका कोई फोटो मुझे व्हाट्सएप में भेज दें तो मैं उसे देख करके आपको बता दूंगा। वैसे कर्नाटका में अवश्य ही नागरी देवनागरी तो नहीं होंगी, हो सकता है ग्रंथ लिपि हो या जी। इसमें भी तेलुगु आल्सो, कन्नड़ा आल्सो। यस यस। बट्टे लुत्तु भी एक लिपि है, वो भी हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाह रहा था, भगवान बुद्ध की जो आपने बताया कि 64 लिपियों का वर्णन है वहाँ, तो ये जो लिपि आपने अभी गिनाई है, इनसे पूर्ववर्ती लिपि है वो, या वो नाम अलग है इनसे, शारदा और नागरी से? हाँ, देखिए शारदा नागरी लिपि नाम नहीं है उसमें वहां पे, लेकिन जो है ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी है, बाकी का अंग लिपि है, बंग लिपि है, पुष्करशाली लिपि है, शंख लिपि है, किनारी लिपि है, बहुत सारे जो है प्रांतीय लिपियों के नाम उल्लेख हैं। और दूसरा प्रश्न था कि वैदिक साहित्य की जो किस लिपि में प्राचीनतम साहित्य मिलता है, जैसे वेद हैं या ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं, उपनिषद अच्छा हैं? ठीक है, जी जी, आप देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछे, थोड़ा आपका परिचय भी देंगे तो हमें भी पता चलेगा कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं। देखिए वैदिक साहित्य के जो है ग्रंथ आपको ग्रंथ लिपि में भी मिलेंगे, आपको नागरी में भी मिलेंगे, शारदाल में भी मिलेंगे। जी, लिपियां तो दरअसल क्या है कि एक साधन है, और लिपि को जो है ये इन भाषाओं को जीवित रखने का काम लिपियों ने किया है, भाषाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम लिपियों ने किया है। और कोई प्रश्न है? सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते भट्टाचार्य जी। मैं डॉक्टर हरदीप मंगल आसाम से हूँ जी। अच्छा। सर मैन्युस्क्रिप्ट सीखने के लिए कोई बढ़िया सा पुस्तक है क्या? बहुत सारे पुस्तक हैं, आप वैसे ये वर्कशॉप में जुड़े रहिए, हम आपको उसकी सारी सूचनाएं देंगे। आप जो है भारतीय पुरालिपि मंजूषा भी पुस्तक है, वो भी देख सकते हैं, मेरी ही है, कोशिश करूंगा उसको ग्रुप में देने की। वैसे एक बार ग्रुप में मैं दिया हूँ हमारे इसी मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के वर्कशॉप के ग्रुप में, फिर से मैं उस पुस्तक को दे दूंगा। और भी बहुत आप गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को लीजिए, जो है भारतीय प्राचीन लिपि माला। नमस्ते, नमस्ते। डॉक्टर संदीप दुबे शृंगेरी परिसरतः वदन्नस्मि। आं स्वागतं भवताम्। महोदय, तत्र कन्नड भाषायां यदि तालपत्रे यदि पाण्डुलिपयः सन्ति चेत् तत्र प्रायः द्रविड भाषायां सन्ति इति मया तत्र सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये यदा अहं कार्यं कुर्वन् आसम् परियोजनायां, तदैव बहवभ्यः एतादृशाः पाण्डुलिपयः आसन्, द्रविड भाषायामेव आसन्। अतः कदाचित् प्रायः पाण्डुलिपयः द्रविड भाषायामेव अत्र लभ्यन्ते इति। कर्नाटक में द्रविड़ कर्नाटक मध्ये भवितुं शक्यते। देखिए ऐसा, और मैं इस विषय में आपको कहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि पांडुलिपि, ऐसा नहीं है कर्नाटक में पांडुलिपि है तो वो जो है ग्रंथ लिपि या द्रविड़ लिपि उसी लिपि की होगी, और या फिर भाषा भी कन्नड़ी होगी, क्योंकि पांडुलिपियां चलती हैं बहुत सारे ग्रंथ। अब मैं आपको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, उत्तर के में लिखे हुए दक्षिण भारत में गए हैं, दक्षिण भारत में लिखे हुए उत्तर भारत में आए, और विदेशों में गए हैं, जैसा कि मैंने बताया है ना। तो वो हाँ अच्छी बात है, वहां लेखन उस प्रांतीय भाषाओं का तो और लिपियों का प्रभाव रहता ही है जी। और जी बनारस तो विद्या का प्राचीनतम क्षेत्र रहा है, और वहाँ सब जगह के आचार्य जो है आकर के निवास करते थे, और वो घर बना करके रहते थे, तो स्वाभाविक है कि सारे परंपराएं वहां मिलेंगी, इसीलिए बनारस को तो जो है पूरा मिनी इंडिया कहा गया है। वन सेकेंड, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज हाथ उठाइए, नहीं तो आगे भी बहुत सारे हैं। सो नाउ डॉक्टर इंद्रजीत भट्टाचार्य सर, यू कैन आस्क। महोदय, एक्सक्यूज मी मैडम, हाथ उठाइए जिसको पूछना है पहले, फिर पूछिए। डॉक्टर इंद्रजीत भट्टाचार्य। यस सर। सर नमस्कार, मैं इंद्रजीत भट्टाचार्य जयपुर से बोल रहा हूँ। सादर प्रणाम। आपके अंडर ही हमने जैन नागरी सीखी थी, और अनिर्बन जी के अंडर में हमने शारदा और ब्राह्मी सीखी थी। तो मेरा सर एक प्रश्न ये है, मैंने आपका पूरा व्याख्यान अच्छे से सुना, लर्निंग वगैरह सारी सुनी, आगे भी सुनेंगे हम इस वर्कशॉप में। मेरा उत्कंठा इस चीज से बड़ी है कि राजस्थान में आपने कहा कि 14 लिपियों का वो हुआ है, मतलब तो इसके बारे में मतलब आप ये पता चल सकता है किस समय के हैं? और
हाँ, और हाँ आगे भी पूछ लीजिए। हाँ, और किस समय से हैं और किस मतलब बुद्धिज्म से संबंधित हैं, जैनिज्म से हैं, या जो नॉर्मल हिंदू सेक्ट हैं, शाक्त, वैष्णव, इनसे रिलेटेड हैं ये, मतलब यही मेरा प्रश्न है बेसिकली। देखिए दरअसल हुआ क्या है, अभी उन सब चीजों को बिल्कुल ही जो है कहीं कुछ चर्चा करने के लिए बिल्कुल जो है मना किया गया है, और जब हमारे पास आई तो डिलीट ऑल इमीडिएटली ऐसे मैसेज के साथ आई, और बड़े जो है गवर्नमेंट के कोई बड़े अधिकारियों के माध्यम से आई, और वो जो है खाली इतना डिफाइन हुआ कि ये ब्राह्मी लिपि में है। थोड़ा सा ही कुछ आया, बहुत पूरा भी देखने को नहीं आया, कुछ ऊपर के बंडल का फोटो आया, कुछ एक दो उस कागज पे है, इतना है। तो और वो कागज पे है तो स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा 14वीं शताब्दी से पहले की नहीं होगी, 13वीं शताब्दी की, है ना। जी। अब उनको जब हम देख, उससे मैंने उल्लेख इसलिए किया कि वहां देखने से हमको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक ये है कि ब्राह्मी लिपि में छोटे छोटे शिलालेख ही मिल रहे हैं, और राजाओं के अब कोई आदेश हैं या कुछ जो है ऐसी परंपराएं हैं, कुछ दान पत्र हैं, शास्त्र ग्रंथ कोई लिखा हुआ है तो फिर वो जो है किस परंपरा का है, और वहाँ क्या चीजें कही गई हैं, और संयुक्त अक्षर वो कुछ जो संस्कृत लिखने के लिए कुछ अक्षर जो शिलालेखों में नहीं मिले हैं, तो अवश्य अगर संस्कृत में होगा तो वो अक्षर भी हमको मिलेंगे वहां से। अभी तक हम लोग जो है ब्राह्मी लिपि के बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं कि उनका निर्माण नहीं कर, हलंत्य का वहां विधान नहीं है। हमको ये जो मौ है, इसको, ये ब्राह्मी का मौ है, इसको हमें हलंत करना है। दरअसल हम लोगों ने मिलकर के कुछ ऐसे 5-7 ग्रंथों को भी, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको पूरा ब्राह्मी में कन्वर्ट किया गया है। हमारी एक टीम है वो काम कर रही है, लेकिन समस्या आई कि साहब इसको हलंत कैसे लगाया जाए। अब अगर वो पांडुलिपि हमें देखने को मिल जाए तो हमें वहां से हलंत मिल सकता है, ये एक बड़ी जो है शोध हो जाएगा, हमें जीरो मिल सकती है हमें। और तो अभी उस भट्टाचार्य आप स्वयं बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मैं जानता हूँ, तो आप हमारे साथ बड़े अच्छे से जुड़े हुए सर, हैं। मैं तो जस्ट अपने पैशन को पूरा कर रहा हूँ धीरे धीरे। आईटी से यहाँ आके बड़ा लंबा सफर रहा, और डॉक्टरेट पूरा हो गया है, अब मैं इसमें समय दे सकता हूँ, फ्री हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर राहुल चौधरी। डॉक्टर राहुल चौधरी, यस। नमस्ते आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए पहले। मैं पूछूं, जब तक मैं पूछ लूं। आशीष बोल रहा सर, आशीष बोल रहा। सकती हूँ। आशीष, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख क्यों नहीं मिलते हैं, तो अशोक मौर्य के मिलते हैं। पूछना पड़ेगा। अब मेरा सवाल ये था तो कि इसका जवाब तो तभी पूरा होगा जब मिलेंगे। इसमें और तो ज्यादा जो है कुछ मतलब थोड़ा कहने लायक जैसा नहीं है। मिल सकते हैं, और भी उससे पहले के भी मिल सकते हैं, हमको बुद्ध के समय के भी कोई जो है कुछ त्रिपिटक भी लिखे हुए मिल सकते हैं, क्योंकि भट्टगामिनी के समय में 1ली शताब्दी में बुद्ध त्रिपिटक को जो है श्रीलंका खाने का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सर, लेकिन वो जब मिलेंगे तब स्थितियां क्लियर होंगी, या फिर कुछ पांडुलिपियां मिलें तो कुछ जो है नया सामने आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर मंजुला। हेलो जी, एस्ट्रोलॉजर हेलो, नाटक करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका। हाँ, मेरा एक मेन क्वेश्चन है, वो एस्ट्रोलॉजी में कुछ लिपियां मिल सकती है अन्य लोग डॉक्टर मंजुला मैडम, अदर जो है वो अपना प्लीज माइक म्यूट कीजिए। नमस्ते, नमस्ते सर जी, नमो नमः। कैसे हो सर जी? नमस्कार। आपको देख के जो है क्योंकि आपने भी बहुत काम किया है। जी सर, जी सर। अभी मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आप जो बोर्ड वर्क कर रहे हैं ना, वो सही रूप से दिखाई नहीं दे रहा है ऑनलाइन। सब स्पष्ट दिखेगा जी। तो एक रिक्वेस्ट थी, और ये एक रिक्वेस्ट है, और
भाषा और लिपि का जो तफावत है उसके बारे में कुछ कहा जाए, जिससे कोई द्विधा ना हो, भाषा और लिपि के बारे में। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, थैंक यू। जी जी सर। अभी छोटा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। देखिए, हाँ, ये समस्या आती है कई बार, जो है हिंदी भाषा के जो है पुस्तक को जो है जब पूछा जाता है कौन सी लिपि में है, तो बोल देते हैं हिंदी लिपि में लिखा हुआ है, जबकि हिंदी नाम की कोई लिपि है नहीं। और देखिए, भाषा एक साधारण से देखे जो मुख से निश्रित होती है, जो भाषा है हम बोलते हैं, और उसका साधन मुख है जी ना। लिपि निश्चित तो हो रही है, अक्षर तो मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन वो जो है हाथ से लिखी जा रही है, उसका उद्गम स्थल हाथ है। और लिपि जो है अक्षरात्मक होगी, भाषा ध्वन्यात्मक होगी। हाँ, अक्षरों की भी ध्वनि होती है, लेकिन वो भाषा के माध्यम से निकलेगी। तो जैसे संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, ये सब भाषाएं हैं, हिंदी है, ये सब भाषाएं हैं। और जो है आपकी जो ब्राह्मी है, शारदा है, ग्रंथ है, नागरी है, ये सब लिपियां हैं। और गुजराती ऐसी है जो भाषा भी है, लिपि भी है, क्योंकि आप गुजरात से हैं। बांग्ला भी भाषा भी है, लिपि भी है, बांग्ला भाषा के पास अपनी लिपि है। उधर जो है ये जो मैथिली जो है वो भी भाषा भी है और लिपि भी है। तो कई प्रदेशों ने अपनी जो है भाषा के अनुसार लिपियां बनाई हैं, लेकिन जो हमारी जो पाली, प्राकृत, संस्कृत जो प्राचीनतम लिपियां हैं, वो ऐसी हैं, किसी वो जो भाषाएं हैं वो ऐसी भाषा है, वो किसी भी लिपि में फिट हो जाती है, उनको आप जो है, लेकिन नागरी लिपि में सत्सा आप शुद्ध लिख सकते हैं। जी सर, एक प्रश्न था। पाली मलिक, प्रणाम सर। पाली मलिक जी, स्वागत। हेलो, आई एम ऑडिबल सर? या हेलो, हाँ जी जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज what is the basic difference of Nagari Lipi and Sharada Lipi, and how can the understand the difference between these two languages? Example, Sharada and Nagari. जी देखिए, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहले तो आप प्रथम दृष्टया आप पहचान सकते हैं, शारदा लिपि के ज्यादातर अक्षर जो हैं मोटे ही होंगे, नागरी लिपि के अक्षर उतने मोटे नहीं है। एक तो उनके स्वरूप से ही आप पहचान सकते हैं, स्वरूप का भेद है अक्षरों, और दूसरा अक्षर जो है कुछ अक्षर समान है, कुछ अलग हैं। जैसे मैंने क बताया, शारदा लिपि में तो जो है क ऐसा है और नागरी लिपि में क ऐसा है ना। तो बहुत सारे अक्षरों बिल्कुल भिन्न हैं, परंतु एक अच्छा सा ये उदाहरण यही है कि आप अक्षरों की आकृति को देख करके, दूसरा संयुक्त अक्षरों को जिनको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही हो, समझ लीजिएगा कहीं जो है वो शारदा ना हो। अगर आप नागरी लिपि जानते हैं और उन अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अवश्य ही उसमें कहीं ना कहीं शारदा लिपि का पुट होगा। तीसरा, जो शारदा लिपि की ज्यादातर पांडुलिपियां आपको भोजपत्र पर लिखी हुई मिलेंगी, या फिर जो है कागजों पे हैं तो मोटे अक्षरों में है। और शारदा लिपि की पांडुलिपियों की आकृति थोड़ी ऐसी लंबी है, ऐसी है। नागरी लिपि की कागज पे भी पांडुलिपि ज्यादा नहीं हुई, वो पांडुलिपि को करके भी आप जो है थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट, या फिर अधिक अश्वी, थोड़ा शॉर्ट में पूछिएगा, टाइम बहुत कम। अश्वी, तू देर अश्वी, यू देर? सर एक दो है बस। सर, मेरा एक छोटा सा केवल प्रश्न है, आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं? जी जी बिल्कुल, अपना परिचय। अच्छा है, कहाँ से, क्या कर रहे हैं? बिहार से शशिकांत मिश्रा। जी जी जी, स्वागत है सर। नमस्कार। बस एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा सर, कि आपने जो उस पर आप जो बोर्ड पर बताए हुए हैं, ब्राह्मी लिपि से दो भाग, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो उसमें सर क्या मैं सभी अन्य लोग लिपियों से, और भी किसी की आवाज आ रही है या कर दीजिए सर आप। मेरी आवाज जा रही है? म्यूट कर, मेरी आवाज आ रही है सर?
हाँ, आपकी आवाज आ रही है और भी कुछ लोगों की आवाज आ रही है, इसलिए और लोग अपना म्यूट कर लें। जी बोलिए बोलिए। अपना अनम्यूट कीजिए एक बार और बोलिए फिर। हाँ, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए, मेरा भी शायद म्यूट हो गया है। जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए बिहार से आप। जी जी आवाज आ रही है सर? हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए। जी मेरा नाम शशिकांत मिश्रा है, मैं बिहार से हूँ। जी स्वागत है। संस्कृत शिक्षक हूँ +2 स्कूल में। जी जी। तो सर मेरा सवाल यही है कि आपने जो बोर्ड वर्क में लिखा है ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत जो भी नागरी लिपि, शारदा लिपि या जो भी लिपियां हैं उनको आपने दिखाया है, तो क्या मैं जो भी इन लिपियों के अंतर्गत जो भाषाएं निर्गत हुई हैं, तो क्या उन सारी भाषाओं को उन लिपियों के अंतर्गत मानते हुए ब्राह्मी लिपि का निश्रित भाषा मान सकते हैं क्या, निकली हुई भाषा? ना ना, पहले ब्राह्मी लिपि और भाषा के अंतर को थोड़ा सा क्लियर करना होगा। और जो है लिपि का भाषा से कोई संबंध नहीं है, भाषा का लिपि से कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड है, बात अलग है जो है। लेकिन उनके साथ आप जो है कि संस्कृत उत्तर भारत की है और वो जो है दूसरे दक्षिण भारत की, ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल भाषाओं को प्रांतों में नहीं बांट सकते। हाँ, उस जो गुजरात प्रांत की भाषा है गुजराती, उसको कह सकते हैं आप, बंगाल प्रांत की। ओके, नेक्स्ट राहुल पुत्री। आपको बंगला में भी हो गया। हेलो, गीता आपको बंगला में भी मिल जाएगी, तमिल में भी मिलेगी, तेलुगु में भी मिलेगी, विदेश की बहुत सारी भाषाओं में मिलेगी। जी हेलो चौधरी। हेलो, नमस्ते सर, मैं डॉक्टर राहुल चौधरी बात कर रहा हूँ नासिक महाराष्ट्र से। मैं यहाँ पे संस्कृत संहिता डिपार्टमेंट को एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और फिलहाल मैन्युस्क्रिप्ट पे पीएचडी का थीसिस अभी सिनॉप्सिस बनाना है, उसके ऊपर काम चल रहा है। मेरे सवाल 2 है सर। पहला सवाल ये है, जो स्वागत समारोह में मैन्युस्क्रिप्ट की आयु निश्चित की गई है, जो मैन्युस्क्रिप्ट 75 इयर्स के ऊपर के है उसको ही मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाएगा, तो ये आयु कौन से तहत तय की गई है? ये मेरा पहला सवाल है सर। और दूसरा सवाल ये है कि जो वर्णमाला है हर लिपि की, वो कहाँ पे मिल सकेगी क्या सर देखने के लिए? ठीक है, वर्णमाला भी आपको उपलब्ध कराएंगे, आप इस वर्कशॉप में जुड़े रहे, लिपि भी सिखाएंगे, है ना। ये तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पहला क्वेश्चन है आपका 75 साल वाला राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने जो है ऐसा ये निर्धारित किया कि जो 75 साल पुराना हो, हाथ से लिखा हो, उसे पांडुलिपि कहेंगे। उससे आगे भी है, ऑथेंटिक हो, उसकी जो है कुछ जो है वैल्यूज हो। ऐसा नहीं है 75 साल पहला हाथ से लिखा हुआ कुछ भी जो है कुछ अपना दस्तावेज है या कुछ सामान्य सा कुछ लिख दिया और वो पांडुलिपि, ऐसा नहीं है वो। जी और फिर जी इसलिए उसको ये 75 एज एनएमएम ने ये दिया है। और उस सबसे बड़ा बात ये है कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसका कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। अभी भी आप ऐसा नहीं है 75 पुराना ही लिखा हो, 50 साल पुराना भी या 40 साल पुराना भी हाथ से लिखा हुआ, यदि आपका कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसकी वैल्यूज है, सोने बनाने का कुछ जो लिखा है, तो वो पांडुलिपि है, उसका संरक्षण होगा। आपकी कुछ इसमें जी सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं संदीप दुबे बोल रहा हूँ श्रृंगेरी परिसर से। जी सर स्वागत। सर ये 75 साल पुराना अगर कोई हमारा कोई लेख है जी, लिखित जो भी मैंने विवरण है उसको पांडुलिपि कहते हैं जी। परंतु हमारे घरों में कई ऐसे पुस्तकें हैं जो कि 100 साल 150 साल पुरानी है। मेरे पास खुद 110 साल पुरानी पुस्तक है मेरे पास जी। परंतु वो उस पुस्तक को हम पांडुलिपि नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह एक पुस्तक, उसका कुछ ऐतिहासिक महत्व नहीं है। तो नहीं, अगर हम तो ऐतिहासिक, सुनिए, पुस्तक का तो ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन वो जो है प्रिंटेड लिथो प्रिंट होगा, वो 100 साल पुराना निर्णय सागर सिंधु या मुंबई से कहीं से छपा होगा, उसके अक्षर भी जो है ओल्ड नागरी के पुराने जैसे हैं, लेकिन वो प्रिंटेड है, वो छप चुका है, इसलिए उसको पांडुलिपि नाम नहीं दिया जाएगा। उसको बहुत से बहुत कहेंगे तो कहीं उनको जो है पोथी नाम देते हैं जी।
हाँ लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। कोवा ज्ञान मंदिर बहुत देर से ये लोग पूछ रहे हैं गोवा से सर, पूछ सकते हैं आप। प्रणाम सर। नमस्ते सर, हमारा प्रश्न यह था, आपने ये जो नागरी बताई उसके बाद देवनागरी और जैन देवनागरी बताई, बराबर। तो नागरी में जो आपने रूप बताए हैं कुछ अक्षरों के, संयुक्त अक्षरों के, वो प्राचीनतम बताए हैं, लेकिन जो देवनागरी और जैन देवनागरी की जो भी हस्तप्रतें हैं बहुत प्राचीनतम है। इसमें कुछ अक्षर जो प्राचीन ई है, जो त्रिकोणात्मक है और बिंदियों में है, और जो दीर्घ ई है वो भी त्रिकोणात्मक है और नीचे रेखा दी हुई है, मुड़ी हुई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये नागरी से ही जैन देवनागरी और देवनागरी मतलब देवनागरी ये दोनों डेवलप हो चुकी है, उनकी विकसित हो चुकी है, या तीनों में फिर मौलिक अंतर था और भिन्न भिन्न प्रदेशों में ये समकालीन चल रही थी? देखिए, समकालीन तो सभी लिपियां हैं, लेकिन किसी की आवश्यकता ज्यादा हो रही है, किसी को कुछ राजाश्रय ज्यादा मिल रहा है, उसकी डिमांड है, तो वो जो है उसमें ज्यादा लिख गया, वो ऊपर आ गया, और जिसकी डिमांड नहीं है या जिसमें ज्यादा लेखन नहीं हो रहा है वो थोड़ा बाद में आया। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर इनके जो है समय में अंतर नहीं है। और दूसरी बात, हाँ अवश्य ही नागरी और जैन नागरी का बड़ा गहरा संबंध है, और बहुत सारे अक्षर जैन नागरी में नागरी के हैं, नागरी लिपि की पांडुलिपियों में जैन नागरी के मिलते हैं। देववर्दी गणित क्षमा श्रमण के समय पे ये जैन नागरी का निर्माण हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर देव मतलब आपने जो ये नागरी थी और देवनागरी थी, देवनागरी पूर्वतः थी, पहले से ही थी? नहीं, देवनागरी बात की है, नागरी कही है, नागरी जैन नागरी बाद में देवनागरी। अच्छा, तो ये नागरी से ही उत्पन्न हुई होंगी जैन नागरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहा रहा हूँ ना, नागरी देखिए शारदा नागरी दोनों बहनें हैं जी। अब स्पष्ट नहीं कह सकता कि जो है जैन नागरी से उत्पन्न हुई है। हाँ, कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, कुछ अक्षर समान है, कुछ भिन्न है जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ब्राह्मी से भी इसी प्रकार कॉन्सेप्ट लिए गए हैं अन्य लिपियों के लिए। ब्राह्मी अवश्य समस्त लिपियों की जननी है जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं सर शायद। हाँ, थैंक यू। कल फिर आप लोग सभी समय से जुड़ जाएं 2 बजे से, और हमारा बिल्कुल व्यवस्थित टाइम टू टाइम सारी क्लासें चलेंगी। हाँ जी, धन्यवाद।